हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी है पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम। चलिए जल्दी से आ जाइए, फटाफट से एक जबरदस्त सेशन अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड। तो कल हम लोगों ने बेसिक जो कंसेप्ट है वो हमने पढ़ लिए, ठीक है ना, कि क्यूब क्या होता है, डाइस क्या होता है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके बीच में कंपेरिजन, ठीक है, तुलना पढ़ने वाले हैं भाई। तो चलिए जल्दी से आ जाइए फटाफट से। तुम्हारी रामायण खत्म ही नहीं होती स्लो मोड वाली, पता नहीं क्या लिखते रहते हो कि स्लो मोड। अरे कौन सा स्लो मोड यार, कोई स्लो मोड नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यार कंटिन्यू पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे चैट में लिख रहे हैं कि स्लो मोड ऑफ करिए। ना तो भाई मैंने कोई स्लो मोड किया है, ना कोई जो टेक्निकल टीम वाले हैं उन्होंने कोई स्लो मोड किया है, उनको भी नहीं पता कि स्लो मोड क्या है, वो खुद कंफ्यूजन में आप लोगों की चैट में देख के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, ये देखिएगा, चलिए कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंपैरिजन, पासों की तुलना पढ़ने वाले हैं आज अपन। कंपैरिजन ऑफ डाइस। ठीक है, अब जल्दी से देख लेना, इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, अब यहां पर देखना, इधर इस जगह पर देखिएगा आप लोग। ठीक है, इधर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है ना यहां पर, वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भैया स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। यह मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है, कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। सबसे पहले देखना 1, 2 और 3 लिखा हुआ है। अगर 1, 2, 3 लिखा हुआ है तो ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा ही है। मानक पासा क्यों है? क्योंकि यहां सामने दिखाई देने वाले किन्हीं भी अंकों का योग 7 नहीं हो रहा, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये है मानक पासा। सही है। और भैया दूसरा वाला, और जो दूसरा वाला है उसको देखना इधर यहां पे। ठीक है, यहां पे अगर मैंने लिखा हुआ है 1, 3 और 4, तो ये कौन सा डाइस है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये साधारण पासा है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे भैया? यहां पर सामने अगर किन्हीं भी दो अंकों का योग 7 हो गया, 7 हो गया, अगर फ्रंट में दिखाई देने वाले जो नंबर्स हैं इनका सम अगर 7 हो गया तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया, साधारण पासा हो गया। ठीक है, और अगर यहां सामने किन्हीं भी दो नंबरों का योग 7 नहीं है, इसका मतलब ये मानक पासा है, और मानक पासे की दो विपरीत फलकों का योग 7 होता है, और यहां पर इनका योग 7 नहीं होता है। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपन लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिएगा इधर यहां पे। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा बस, है ना, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, अब कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डाइस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कम से कम 2 डाइस तो होने चाहिए कंपैरिजन के लिए। सही है कि नहीं? मिनिमम कितने डाइस होने चाहिए? 2 डाइस होने चाहिए। तो अपन पढ़ेंगे व्हेन 2 डाइस आर गिवन। सबसे पहले कंपैरिजन में पढ़ेंगे व्हेन 2 डाइस आर गिवन। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सुन लेना, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, व्हेन 2 डाइस आर गिवन,
2 डाइज अपन को दे रखे हो, ठीक है, लेकिन अब इनके अंदर देखना इधर, ठीक है, जब 2 पासे दे रखे हो, लेकिन अब इसके अंदर देखना यहां पे कंपैरिजन किस किस के बीच में हो सकता है। कंपैरिजन स्टैंडर्ड के बीच में हो सकता है, ठीक है, कंपैरिजन नॉन स्टैंडर्ड के बीच में हो सकता है, ठीक है, और कंपैरिजन स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बीच में भी हो सकता है। ये चीज ध्यान रख लेना, कभी भी ये मत सोचना कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कि कहीं उसने गलत तो नहीं दे दिया कि एक पासा साधारण पासा दे दिया और एक पासा मानक पासा दे दिया, ऐसा कभी भी मत सोचना, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा इधर स्टैंडर्ड यानी कि दोनों मानक पासे दे सकता है, नॉन स्टैंडर्ड यानी कि दोनों साधारण पासों के बीच में कंपैरिजन करवा सकता है, या फिर स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बीच में भी कंपैरिजन करवा सकता है। लाइक दिस, दिखना है इधर, यहां पे देखना, मैं एग्जांपल के थ्रू भी बता देता हूं आपको, ठीक है। जैसे ये 2 पासे दे रखे, ठीक है, तो एक पे दे रखा है 1 2 3, दूसरे पे दे रखा है आपको 4 1 4 1 5, ठीक है, ऐसे दे रखा है 4 1 5, तो कंपैरिजन इनके बीच में भी हो सकता है, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है और ये भी स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना आप यहां पर, अगली चीज देखना, यहां पे नॉन स्टैंडर्ड के बीच में भी कंपैरिजन करवा सकता है, लाइक दिस, ठीक है। जैसे 1 6 और यहां पर दे दिया आपको 5, ठीक है, 1 6 5, और यहां पर दे दिया आपको, इस जगह पर दे दिया आपको, ठीक है, 1 3 और 4, यहां पर भी कंपैरिजन करवा सकता है, नॉन स्टैंडर्ड के बीच में भी कंपैरिजन करवा सकता है। और इसी तरीके से कभी ये मत सोच लेना कि यार ये स्टैंडर्ड के साथ नॉन स्टैंडर्ड कैसे दे दिया इसने, कि स्टैंडर्ड के साथ में नॉन स्टैंडर्ड कैसे दे दिया, ये कभी मत सोचना भाई, ठीक है, ये कभी भी मत सोचना कि ये तो स्टैंडर्ड है और ये नॉन स्टैंडर्ड कैसे दे दिया। जब कंपैरिजन करेंगे, जब तुलना करेंगे, तो उन विशेष बातों का ध्यान रखेंगे कि कंपैरिजन करते टाइम पे स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करेंगे, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपैरिजन साधारण पासे के बीच में, मानक पासे के बीच में और साधारण मानक के बीच में भी हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए देखिएगा इधर अब यहां पे, ठीक है। अब जैसे मैं ले रहा हूं, फर्स्ट ले रहा हूं कंपैरिजन व्हेन 2 डाइस का कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, पर उसके अंदर पहली चीज ये है, जब एक अंक समान हो, जब एक अंक समान हो, ठीक है, व्हेन 1 नंबर इज कॉमन, व्हेन 1 नंबर इज कॉमन, जब एक अंक समान हो, ठीक है। अब देखिएगा इधर, यहां पे समझना, जब एक अंक समान हो, देखना अब इधर यहां पे, जैसे मैंने आपको डाइस ये वाला दे दिया, इस तरीके से दे दिया मैंने आपको डाइस, ठीक है। एक एक करके चीजों को नोट करते हुए भी चलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। जैसे एक नंबर कॉमन दे दिया मैंने आपको 1 2 3, और यहां पे दे दिया मैंने आपको 1 4 5, ठीक है, 1 नंबर कॉमन है। तो कौन किसके अपोजिट है, ये सब कैसे पता लगाएंगे, देखिएगा इधर, कौन किसके अपोजिट है ये फाइंड करना है, अपोजिट फेस फाइंड करनी है, विपरीत फल के ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, नो डाउट, ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा होगा तो वो जानते भी होंगे कि अपोजिट फेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें आज ऐसी होने वाली हैं आपके साथ में, जो हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं अपोजिट फेस से रिलेटेड, देखिएगा इधर, ठीक है। अब आपको पता है कि सबसे पहले ये देखो कि दोनों में जो कॉमन नंबर है वो कौन सा है, दोनों में कॉमन नंबर कौन है, 1 दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन है, 1 है, ठीक है। तो जो कॉमन नंबर है उसको पकड़ लेंगे आप लोग और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, दोनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखिए जैसे कि मैंने 1 को पकड़ा तो 1 से कहां पे जाऊंगा मैं, 2 पे, 2 से कहां पे जाऊंगा, 3 पे, और 3 से कहां पे जाऊंगा, 1 पे। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, 1, फिर बनेगा 2, फिर बनेगा 3, ठीक है। इसी तरीके से यहां से सीक्वेंस क्या बनेगा, 1 से 4, 4 से 5, 5 से 1, सीक्वेंस क्या बनेगा, 1 4 5, ठीक है। तो 2 के अपोजिट कौन आ गया, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5, और ऐसा कौन सा नंबर है जो दिखाई नहीं दे रहा है आपको,
6 यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है ना भाई, देखो 6 कहां है, यहां पे दोनों में ही 6 नहीं है, तो दोनों में 6 नहीं है, तो 6 किसके अपोजिट आ जाएगा, 6 जो है 1 के अपोजिट आ जाएगा, सही है कि नहीं। 6 किसके अपोजिट, 1 के अपोजिट, जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा वो हमेशा कॉमन वाले के अपोजिट आ जाएगा, सही है कि नहीं, कॉमन वाले के अपोजिट आ गया, ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं दे रहा हूं आपको, जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक पासे पर ए बी सी डी ई और एफ अंकित है, ठीक है, एक पासे पर ये 6 अक्षर लिखे हुए हैं, और मैंने आपको इस तरीके से डाइस दे दिया कि पहले वाले पर है ए, इस पर बी और इस पर है सी, ठीक है, और यहां पर मैंने आपको दे दिया इस तरीके से कि यहां पर है सी, ये डी और ये ई, ठीक है, और मैंने पूछ लिया कि ए के अपोजिट कौन है, ए के अपोजिट, ए के विपरीत, ए के अपोजिट, ए के विपरीत कौन है, देखता हूं यार, इसको देखता हूं यार, ये क्या है यार, ये स्लो मोड यार, आप लोग लिखते हो तो देखता हूं मैं इसमें, ठीक है, वो मुझे भी दिख रहा है कि यहां पे लिख रहा है स्लो मोड इज ऑन, पर कोई दिक्कत नहीं है यार अपने को, ठीक है, आप तो पूरा फोकस इस पे करो यार। चलो देखना इधर यहां पे, ठीक है। अब यहां पे देखिए ए के अपोजिट, ए के अपोजिट बोल रहा है, तो भाई सबसे पहले कॉमन देख लो, कॉमन कौन है, सी है, ठीक है, इसको पकड़ा ये अपन ने, ठीक है, घुमा दिया इसको, सीक्वेंस क्या बनेगा, सी बी ए, यहां से सीक्वेंस क्या बनेगा, सी, सी से डी और फिर ई, ठीक है, तो ये खत्म हो गई पिक्चर। तो ए के अपोजिट बोल रहा है, ए के अपोजिट कौन आ गया, ई, ठीक है, ए के अपोजिट ई आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहां पर चलता हूं मैं कुछ अच्छे सी क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं, अब देखिएगा इधर यहां पे देखिए, अब इधर मान लो क्वेश्चन मैंने इस तरीके से दे दिया, क्वेश्चन मान लो मैंने इस तरीके से दे दिया, देखना भाई, मैंने दे दिया 1, यहां पर दे दिया मैंने 2, और इस जगह पर दे दिया 3, और इस वाली जगह पर मैंने दे दिया आपको, यहां पर दे दिया मैंने आपको 1, यहां पर दे दिया 6, और यहां पर दे दिया 5, और मैं बोल रहा हूं कि 2 के अपोजिट कौन है, 2 के अपोजिट, तो अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना भाई, ये मत सोचना कि यार ये वाला जो पासा है ये तो स्टैंडर्ड डाइस है, ये तो स्टैंडर्ड डाइस है, और ये वाला जो पासा है ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, यानी ये तो मानक पासा है और ये साधारण पासा है, इनके बीच में पहली बात तो तुलना कैसे हो सकती है, ये मत सोचना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि तुलना किसी के भी बीच में हो सकती है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड के बीच में हो सकती है, नॉन स्टैंडर्ड के बीच में हो सकती है, और स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड के बीच में भी हो सकती है। बहुत सारे लोग जब क्वेश्चन करते हैं ना, तब वो ये सोचते हैं कि यार ये स्टैंडर्ड के साथ नॉन स्टैंडर्ड कैसे दे दिया, पर ये डेफिनेटली श्योर है, ठीक है। जो ओवर कॉन्फिडेंट है, देखो मेरी बात सुनो भाई, इस ये कंसेप्ट ऐसा है, हो सकता है कि आपने जो बुक के अंदर जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, डाइस का आपसे हो गया हो, लेकिन ये डेफिनेटली श्योर है कि आने वाले सेशंस जो होंगे डाइस के, वो आपको बहुत कठिन और अपर लेवल के देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए ये सारे कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो कल की क्लास में हुए थे और जो आज की क्लास में भी होने वाले हैं, ठीक है, एक एक चीज को ढंग से समझना। अब यहां पर देखिए, मैं सबसे पहले तुलना कर रहा हूं कि भैया यहां पे मैंने बस एक रूल सीखा है, अभी क्या रूल सीखा कि भैया कॉमन वाले को पकड़ के घुमा दो, यही सीखा है ना कि कॉमन वाला जो है उसको पकड़ के मूव कर लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर इसको क्लॉकवाइज में कर रहे हो तो इसको भी क्लॉकवाइज में करोगे, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज में करते तो फिर इसको भी एंटी क्लॉकवाइज में करते, यानी दोनों में ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो सीक्वेंस क्या बनेगा 1 2 3, यहां से सीक्वेंस क्या बनेगा 1 6 5। तो अब यहां पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट कौन हो गया 6। अब आप कहोगे कि यार ये कैसे हो गया, भाई यही तो रीजन है, ठीक है, आपको फाइंड करना है, बस आपको प्रोसेस याद रखना है, जब भी एक अंक समान हो, कॉमन हो, तो उसको पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देंगे। 3 के अपोजिट कौन हो गया 5 हो गया, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए,
अभी अपन ने पढ़ा जब 1 नंबर कॉमन था, अब अपन पढ़ने वाले when two numbers आर कॉमन। ठीक है, कंपैरिजन पढ़ रहे हैं when two numbers आर कॉमन, जब दो अंक समान हो। ठीक है, दो अंक समान हो। ठीक है, इनके बीच में अपन कंपैरिजन पढ़ रहे हैं। देखिएगा इधर यहां पे, जैसे मैंने आपको दे दिया इस तरीके से, ये दे दिया मैंने आपको 1 2 3 3 1 4, और अब मेरे को निकालना है कि कौन किसके अपोजिट है। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है कि कौन किसके अपोजिट है। अब देखिएगा इधर यहां पे, सबसे पहले तो देखो दो नंबर कॉमन है कि नहीं है, इसमें भी 1 3 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 1 3 दिखाई दे रहा है, सही है कि नहीं। व्हेन टू नंबर्स आर कॉमन देन क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर है सबसे पहले इनको मूव कर देंगे, यहां से हटा देंगे। इन दोनों को हटा दिया भाई अपन ने, जब दो नंबर कॉमन हो तो दोनों को हटा दो, 3 को भी हटा दिया, 1 को भी हटा दिया, तो कौन दिखाई दे रहा है 2, यहां पे कौन दिखाई दे रहा है 4, तो डायरेक्टली 2 के अपोजिट कौन हो गया, 4 हो गया। पहली बात तो ये कि एक तो आपको डायरेक्टली पता लग गई कि अपोजिट फेस, एक अपोजिट फेस तो आपको डायरेक्टली पता लग गई। एक विपरीत फलक तो आपको डायरेक्टली पता लग गई भाई, कौन सी, कि 2 के अपोजिट क्या है, 4 है। 2 के अपोजिट क्या है, 4 है। ठीक है, यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, ये 3 है, ये 1 है, इसको हटा दिया हमने। ठीक है ना, तो डायरेक्टली दिख रहा है कि 2 के अपोजिट क्या है, 4 है, ये तो पता लग गया। अब एक बात बताओ, मैंने कल आपको एक रूल बताया था कि सामने दिखाई देने वाले नंबर कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, बताया था ना भाई, जल्दी से बता दो फटाफट से, यस और नो। ठीक है, कि सामने दिखाई देने वाले नंबर कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। तो ये जो 1 और 3 सामने दिखाई दे रहा है, क्या ये एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं क्या, नहीं। तो 1 और 3 और 2 एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से जो नहीं दिखाई देने वाले नंबर है उनमें से 2 के अपोजिट तो 4 आ गया, 2 के अपोजिट तो 4 आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बचा कौन, यहां पे 5 दिखाई नहीं दे रहा और 6 दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हमें क्या पता कि 1 के अपोजिट 5 है, या फिर 3 के अपोजिट 6 है, या फिर 1 के अपोजिट 6 है, या फिर 3 के अपोजिट 5 है। क्या इन दोनों में कंफर्म हुआ क्या कि 1 के अपोजिट कौन है, 1 के अपोजिट 5 है या 1 के अपोजिट 6 है। हमें क्या पता कि 3 के अपोजिट 6 है या 3 के अपोजिट 5 है, हमें नहीं पता ना। तो बहुत सारी चीजों के जो क्वेश्चन के आंसर है ना, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेंगे। मैं एक एक करके चीजों को समझा रहा हूं, आप देखते हुए चलिएगा। ठीक है ना, एक एक करके चीजों को देखते हुए चलिएगा। आप देखिए इधर यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, यहाँ पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले रहा हूं, देखना इधर। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है भाई, जैसे यहां पे मैंने क्वेश्चन लिया है, देखना, यहां ले लिया मैंने 1, वही यहां पे ले लिया मैंने 3, और इस जगह पे ले लिया 2। ठीक है, 1 2 3 ले लिया मैंने, और यहां पर मैंने ले लिया इस जगह पर, देखिएगा इस जगह पर देखना। ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया 3, यहां पर ले लिया 1, और यहां पर ले लिया मैंने 5। क्लियर है। और मेरे को निकालना है कि 1 के अपोजिट कौन है, मेरे को निकालना है कि 1 के अपोजिट कौन है। क्या 1 के अपोजिट निकालना है मुझे कि 1 के अपोजिट कौन है। ठीक है, और पहला ऑप्शन में दे रहा हूं यहां पे 2, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं 3, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास में 5, और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है मेरे पास में 6। ये ऑप्शन है मेरे पास में, ये ऑप्शन है मेरे पास में। ठीक है, कंपैरिजन करने का तरीका में जो मैंने आपको सिखाया, आप सबसे पहले उसको अप्लाई करोगे, है ना। अभी आप इसको अप्लाई करोगे भाई, आप करोगे इस तरीके से कि भैया 1 और 3 कॉमन है तो इसको तो हटा दो, ये लो 1 और 3 कॉमन है, इसको तो हटा दिया हमने। अब 1 और 3 कॉमन है तो बचा कौन, 2 के अपोजिट कौन आ गया,
2 के अपोजिट 5 आ गया, ठीक है, ये आपको निकल के आ गया, एक पेयर तो निकल के आ गया विपरीत फलकों का कि 2 के अपोजिट क्या है, 5 है, ठीक है। अब यहां पे 1 के अपोजिट बोल रहा है, तो हमें क्या पता 1 के अपोजिट क्या है, 1 और 3 दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 और 3 दे रखा है। अब आप एक बार देखकर इस बार यहां पे चीजों को देखना कि 1 और 3 के अपोजिट 5 फाइंड करना है, तो हमें क्या पता कि 1 के अपोजिट 4 है या 1 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 6 है या फिर 3 के अपोजिट 4 है, हमें पता नहीं है ना। यहां पर आप ऐसे ही करोगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा आंखें खोल के मेरे भाई एक बार जरूर देख लेना कि दोनों पासे जो आपको दे रखे हैं वो कौन से दे रखे हैं। पहले ये जरूर देख लेना कि कंफर्म करने के लिए कि भैया ये आपको दे रखा है स्टैंडर्डाइज 1 3 2, और ये भी दे रखा है आपको स्टैंडर्डाइज, यानी ये दोनों ही मानक पासे हैं। ये दोनों कौन से पासे हैं, मानक पासे हैं। तो मानक पासे की तो दो विपरीत फलकों का योग कितना होता है, कितना होता है, 7 होता है। यानी 2 के अपोजिट यहां पे 5 है, तो डेफिनेटली फिर 1 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 6, और 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहते हो तो भी देख लो कि 1 के अपोजिट अगर बोल रहा है तो मेरे भाई देखो 1 के अपोजिट 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि सामने आ रहा है, 1 के अपोजिट 3 हो नहीं सकता क्योंकि सामने आ रहा है, और 2 के अपोजिट 5 निकाल के आए हो आप, 2 के अपोजिट 5 है तो 5 भी नहीं आ सकता। तो एक ही ऑप्शन दे रखा है उसने, कौन सा, 6। तो 6 अपना आंसर हो गया कि नहीं हो गया, 6 अपना डेफिनेटली आंसर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है कि नहीं, सही है। लेकिन अगर अब यहां पर देखना, इधर अगर ऑप्शन इस तरीके से होते, ऑप्शन इस तरीके से होते कि पहले ऑप्शन में 2, ठीक है, दूसरे ऑप्शन में क्या होता आपके पास में 3, तीसरे ऑप्शन में आपके पास में होता 4, और चौथे ऑप्शन में आपके पास में होता 6, तब आप आंसर क्या करते। अब भैया 4 भी दे दिया और मैंने 6 भी दे दिया, 4 भी दे दिया, 6 भी दे दिया, तो मेरे भाई अगर ऑप्शन इस तरीके से होते तो और ज्यादा मजा आता। यानी एग्जामिनर चाहता है कि आप डेफिनेटली कंफर्म करके बताओ कि 4 और 6 में से कौन है। तो हमने पहचान लिया ना कि ये स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज की दो विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो 1 के अपोजिट डेफिनेटली फिर क्या टिक करेंगे, 6 टिक करेंगे, 4 टिक नहीं करेंगे। और 3 और 2 तो आएगा नहीं क्योंकि साथ में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अगर ओनली 6 होता तो 6 आंसर है, 4 और 6 भी दे दिया तो डेफिनेटली फिर 6 ही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिए इधर यहां पे चीजों को समझना, चीजों को समझना। इधर यहां पे मैं दे रहा हूं क्वेश्चन इस तरीके से आपको। पहले एक बार एक काम करते हैं कि सारे के जो रूल्स है ना पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस अपन धड़ाधड़ करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है। अब देखिएगा इधर यहां पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, व्हेन अब देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा व्हेन 1 नंबर इज कॉमन, फिर सेकंड पढ़ा अपन ने व्हेन 2 नंबर्स आर कॉमन, ठीक है। और अब मैं बोल रहा हूं कि क्या आएगा, अगला वाला क्या आएगा। पहले पढ़ा 1 नंबर समान है दोनों पासों पर, फिर पढ़ा 2 अंक समान है। तो अब क्या पढ़ेंगे, अगला क्या पढ़ेंगे। पहले पढ़ा 1 अंक समान है, फिर पढ़ा 2 अंक समान है, तो अब क्या पढ़ेंगे भाई, जल्दी बोलो, अब क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे ये बताओ, अगला वाला क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जिन्होंने है ना कल का सेशन नहीं देखा है और वो ये बोल रहे हैं ना कि डाइस कैसे पहचानेंगे, तो मेरे भाई कल बता चुका हूं पूरा डिटेल के अंदर। जिन्होंने नहीं देखा है, जो आधी अधूरी क्लासें देखते हैं ना, देखो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता हूं, सीधी सी बात है। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपने क्लास नहीं देखी, अगर आप सेकंड सेशन देख रहे हो तो पहला वाला सेशन आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे कि अब हम पढ़ने वाले हैं व्हेन 3 नंबर्स आर कॉमन, जब 3 अंक समान हो। अरे भाई मेरे, अगर तीनों अंक तुमने समान कर दिए तो काई का कंपैरिजन, ये तीनों तो एक ही हो गए ना, हैं। अगर तुमने 3 अंक समान कर दिए तो ये दोनों तो सेम ही हो गए, फिर काई का कंपैरिजन करोगे। थोड़ा दिमाग तो लगाया करो, भावनाओं में बह जाते हो बस कि पहले 1 अंक समान पढ़ाया सर ने, अब 2 अंक समान पढ़ाया, अब ये लो अब 3 अंक समान पढ़ाने वाले हैं मतलब। अरे मेरे भाई ऐसा नहीं है, ठीक है।
अब आया बढ़ने वाले हैं जब सारे अंक असमान हो, यानी सारे नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। व्हेन ऑल नंबर्स आर डिफरेंट, व्हेन ऑल नंबर्स आर डिफरेंट, यानी सभी अंक अलग अलग हो। ठीक है, सभी अंक अलग अलग हों, ये पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, अब इधर देखना, यहां पे चीजों को समझना, सभी अंक अलग अलग हों, ये पढ़ने वाले हैं अपन। चलिए देखिएगा इधर, यानी कि अब देखना इधर, पहला वाला अगर मैंने डाइस ले लिया इस तरीके से, सभी अंक अलग अलग लेने हैं ना, सभी अंक अलग अलग लेने, और मैंने पहला वाला डाइस ले लिया 1 2 3, यानी कि एक स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा ले लिया। मानक पासे में सामने दिखाई देने वाले दो अंकों का योग 7 नहीं है, 1 और 2 का योग 7 नहीं है, 3 और 1 का योग 7 नहीं है, 2 और 3 का योग 7 नहीं है, अर्थात दो विपरीत अंकों का योग 7 होगा। ये आप जानते हो, मैंने एक स्टैंडर्ड डाइस ले लिया। एक बात बताओ, अब सारे अंक अलग अलग हैं, एक पासे पर 1 2 3, तो अब एक बात बताओ, दूसरे वाले पासे पर क्या आएगा, दूसरे वाले पासे पर क्या आएगा, 4 5 6, यही आएगा ना। एक पासे पर अगर 1 2 3, तो दूसरे वाले पर आएगा 4 5 6। अगर तुमने एक स्टैंडर्ड लिया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड मिल गया कि नहीं मिल गया तुम्हें। अगर तुमने एक मानक पासा लिया है तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली मानक पासा मिल गया, यानी अगर आप एक स्टैंडर्ड डाइस ले रहे हो तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डाइस मिलेगा तुम्हें। कब, जब सारे अंक अलग अलग होंगे। और इसी तरीके से देखना, और इसी तरीके से अगर आप एक पासा इस तरीके से ले रहे हो जिस पर लिखा हुआ है 165 लिखा हुआ है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या मिलने वाला है आपको, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या मिलने वाला है, यहां पे मिलेगा 3 4, और एक नंबर कौन सा बच गया, 2 बच गया। तो देखो, अगर तुमने एक नॉन स्टैंडर्ड लिया है तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी क्या मिलेगा, नॉन स्टैंडर्ड मिलेगा, क्योंकि यहां पर 1 और 6 का योग 7 हो रहा है, ये साधारण पासा है, ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला भी नॉन स्टैंडर्ड मिलेगा। यानी यहां से इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आपको, कि जब सारे अंक अलग अलग होंगे तो कंपैरिजन के लिए सिर्फ दो केस बनेंगे, एक तो स्टैंडर्ड के बीच में और एक नॉन स्टैंडर्ड के बीच में, एक तो स्टैंडर्ड के बीच में और एक नॉन स्टैंडर्ड के बीच में, जब सारे अंक अलग अलग हों। अब देखना इधर भाई, अब आएगा मजा असली। अब अगर मान लो क्वेश्चन मैंने इस तरीके से दे दिया आपको, ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके से दे दिया और एक पासे पर लिखा 1 2 3 और दूसरे वाले पर मैं लिख रहा हूं इस तरीके से, देखिएगा इधर 4 5 और 6 ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो जल्दी से देख लो। और अगर मैं बोल रहा हूं कि एक के विपरीत क्या आएगा, एक के विपरीत क्या आएगा, अगर मैं ये बोल रहा हूं एक के अपोजिट क्या आएगा, तो अब आप खुद सोच के देखिए, एक बार समझिएगा कि भैया तुमने देखा कि इस पर सारे अंक और इस पर आने वाले सारे अंक अलग अलग हैं। ये एक स्टैंडर्ड डाइस है और ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस है, ये मानक पासा है और ये भी एक मानक पासा है। तो मानक पासे में तो आप जानते हो कि दो अपोजिट फेस का सम 7 है। पहली बात तो ये सोचो कि कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, जब सारे अंक अलग अलग हैं तो किस बात का कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के लिए कम से कम एक अंक समान या 2 अंक समान चाहिए थे, तो कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम लोग बता सकते हैं कि कौन किसके अपोजिट है, क्योंकि पहचान लिया हमने कि ये स्टैंडर्डाइज है और स्टैंडर्डाइज की दो अपोजिट फेस का सम 7 होता है। तो 2 के अपोजिट कौन आ जाएगा, 5, ठीक है, 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 4, और इसी तरीके से जो बच गया 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। तो देखो इधर 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4 और 1 के अपोजिट 6। यहां तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, यहां तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन मजा तब आएगा जब इसने क्या दिया हो तुम्हें, नॉन स्टैंडर्डाइज दिया हो। यानी क्वेश्चन अब इस तरीके से आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखना इधर, अब यहां पे समझना। ठीक है, ये दे दिया अब इधर, और मैं पूछना चाह रहा हूं कि 1 के अपोजिट कौन है, 1 के अपोजिट पूछना चाह रहा हूं, ठीक है, 1 के विपरीत।
ऑप्शंस भी देने वाला हूं मैं आपको, अभी आप घबराओ मत, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन में दे रहा हूं 1 के अपोजिट के लिए, यहां पे दे दिया मैंने 6, बी ऑप्शन दे दिया मैंने 5, ठीक है, सी ऑप्शन दे दिया मैंने 1 और डी ऑप्शन दे दिया मैंने 3। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक में दे दिया मैंने आपको 6, बी ऑप्शन में मैंने दे दिया आपको 3 और 4, सी ऑप्शन में दे दिया मैंने आपको 2 और 4, और डी ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया 2 और 3 और 4, ऐसे दे दिया मैंने आपको, ठीक है। इस बार ये दे दिया मैंने आपको, मजा आ जाएगा, आग लगा देंगे बिल्कुल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस क्वेश्चन देखते जाओ, आप लोग चीजों को सीखते जाओ, बिल्कुल रिलैक्स रखो, माइंड को एकदम जबरदस्त तरीके से शांत रखो, बस चीजों को देखते जाओ कि क्या चल रहा है, ठीक है। ये दे दिया तुम्हें। अब एक बात बताओ, तुलना नहीं हो सकती तो हमें क्या पता कौन किसके अपोजिट है? भाई 1 के अपोजिट 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि साथ में आ रहा है ना। 1 के अपोजिट 6 तो हो नहीं सकता, 1 के अपोजिट 1 खुद भी नहीं हो सकता, और 1 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता। पर भैया 1 के अपोजिट 2 तो हो सकता है, 1 के अपोजिट 3 तो हो सकता है, और 1 के अपोजिट 4 तो हो सकता है ना। हमें क्या पता इन तीनों में से कौन है, सही है कि नहीं है? अब यहां पर देखना भाई, यहां पर देखना, बिल्कुल मजा आ जाएगा। अब देखिए 6 हो नहीं सकता, 5 हो नहीं सकता, 1 खुद अपने आप के अपोजिट नहीं हो सकता, तो एक ही तो बचा। यानी पहले वाले पासे के अंक के अपोजिट दूसरे वाले पासे का कोई भी अंक हो सकता है, सही है कि नहीं है? फर्स्ट वाले डाइस के नंबर के अपोजिट सेकंड वाले डाइस का कोई सा भी नंबर हो सकता है। 3, 4, 2 में से हमें नहीं पता कौन होगा। अब भैया 6 तो नहीं होगा, क्या हम 100% कह सकते हैं क्या 3 और 4 होगा? क्या हम 100% कह सकते हैं क्या 2 और 4 होगा? क्या हम 100% कह सकते हैं क्या कि 2, 3 और 4 में से कौन होगा? तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वो आप पे था, मेरे पे नहीं। ठीक है, अब इधर देखना ऑप्शंस, यहां पे ऑप्शंस देखना। अगर मैंने ऑप्शन दे दिया आपको 6, यहां पे ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने आपको 5, तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया आपको 3, ठीक है। सी ऑप्शन के अंदर मैंने आपको दे दिया, सी ऑप्शन में मैंने दे दिया आपको 3, और डी ऑप्शन के अंदर मैंने दे दिया आपको 3 और 4। अब क्या आएगा भाई? एक में 5, एक में 6, एक में 3, और एक में दे दिया 3 और 4। अब क्या आएगा? बताइए भाई, बताइए भाई। तो 100% हम जानते हैं कि 6 होगा नहीं, क्योंकि सामने दिखाई देने वाला नंबर तो एक पासे पर दिखाई देने वाले नंबर कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। 5 भी नहीं होगा। अब देखो 3 हो सकता है, दूसरे वाले डाइस पर आ रहा है तो 1 के अपोजिट 3 हो सकता है, पर यहाँ पे 3 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है, तो ज्यादा सुटेबल ये है ना। इससे ज्यादा बेस कौन सा? ये वाला है कि भैया हमें 100% नहीं कह सकते कि 3 है, तो हम 100% ये भी नहीं कह सकते कि 4 है। तो 3 और 4 अगर एक आंसर बना के दे रखा है तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे? 3 और 4। क्लियर है? लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि ऑप्शन इस तरीके से आ गए, ध्यान से देख लेना। अब इधर अब मान लो एग्जामिनर चाहता है, अब मान लो एग्जामिनर चाहता ही है कि तुम तो एक ही बताओ कि एक ऑप्शन में दे दिया 6, बी ऑप्शन में दे दिया आपको 3, सी ऑप्शन में दे दिया आपको 4, और डी ऑप्शन में दे दिया 2। नहीं, एग्जामिनर तो चाहता है कि नहीं तुम तो मुझे एक ही बताओ, एक ही ऑप्शन, एक ही अंक बताओ कि कौन किसके अपोजिट है। ठीक है, फिर क्या करोगे अगर ऑप्शन ये है? तो अब बताओ कौन किसके अपोजिट होगा, बता दो भाई। ये तो पता लग गया कि ये नॉन स्टैंडर्ड है, ये तो पता लग गया कि नॉन स्टैंडर्ड है, सही है। नॉन स्टैंडर्ड है, यानी कि इनकी विपरीत फलकों का योग 7 तो हो नहीं सकता, सही है कि नहीं है? तो एक के अपोजिट 6 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी एग्जामिनर चाहता है कि तुम तो 2, 3, 4 में से ही बताओ कि कौन किसके अपोजिट है। तब क्या करोगे? तब देखो भाई करना क्या है, यही तो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन ही यही है
कि अगर एग्जामिनर चाहता है कि एक अंक फिर भी बताना है तो ऊपर वाली के अपोजिट ऊपर वाला होगा, ठीक है, साइड वाली के अपोजिट ये साइड वाला होगा, ठीक है, और इस वाली साइड वाले के अपोजिट ये साइड वाला होगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको, क्या होगा, साइड वाले के अपोजिट ये साइड वाला होगा, ठीक है। इसके ऑप्शंस थोड़े से आप लोग थोड़ा सा जो है क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा इधर, ठीक है। ये यहां पर जो 2 लिखा हुआ है ना, इस 2 को इधर लिख लेना, इस 2 को इधर लिख लेना, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि फिर ये वरना 5 के अपोजिट 2 हो जाता, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा इस तरीके से चेंज कर दिया है, यहां पे जितने भी ऑप्शन है ना इसको मैं इस तरीके से चेंज कर रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो इधर यहां पे तो कौन किसके अपोजिट हो जाएगा, कौन किसके अपोजिट, ऊपर वाले के अपोजिट ऊपर वाला, साइड वाले के अपोजिट साइड वाला, इस साइड वाले के अपोजिट साइड वाला, ठीक है। तो भैया कौन आ जाएगा, 1 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। बहुत आसानी से चीजें समझ में आ गई, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, कि अगर वो एग्जामिनर चाहता है कि आपको तो एक ही नंबर बताना है तो जो जिसके जैसा ऊपर वाली फलक पे है वो उसके अपोजिट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, जिसने नोट कर लिए ना उसको जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लगा होगा, तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको आज वाईफाई स्टडी की ऐप से दोस्तों मिलने वाली है। साथ ही साथ वाईफाई स्टडी 2.0 जो अपना स्टेट लेवल का जो अपना चैनल है, जिसपे दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पर चल रही हैं, तो आप लोग अगर उनकी अगर वैकेंसी का फॉर्म अगर फिल किया है या आपके कोई दोस्त पड़ोसी भाई बंधु उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको बता दीजिएगा कि वाईफाई स्टडी 2.0 स्टेट लेवल एग्जाम्स जो है वो उसको सब्सक्राइब कर ले, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। मिलते हैं पीवाईपी सेशन के अंदर जो कि एक जबरदस्त तरीके से स्टार्ट होने वाला है। टेक केयर।